सरला अपनी सास कांता के साथ बाजार में दिवाली के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए गई हुई थी। तभी उसकी नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती है। वो आदमी अपनी बोरे के ऊपर मिट्टी के दिए रखकर बेच रहा था। उसको देख सरला अपनी सास से कहती है, मम्मी जी चलिए उस बूढ़े व्यक्ति से कुछ दिए खरीद लेते हैं। अगर हमने इस दिवाली उस बूढ़े व्यक्ति से दिए खरीद लिए तो उसके भी घर एक दीपक जल जाएगा, जैसे आज से कुछ साल पहले हमारे घर दीपक जला था ना, वैसे ही। और उस दीपक ने हमारे घर कितना उजाला कर दिया था, आज तक हमें उसका सुख मिल रहा है। फ्लैशबैक। शांतिपुर गांव में सरला अपनी सास और अपने पति रजत के साथ रहा करती थी। राघव ना तो ज्यादा अमीर घराने से था और ना ही ज्यादा गरीब। ऐसा कह सकते हैं कि उनकी फैमिली मिडिल क्लास फैमिली थी। ऐसे ही एक दिन रजत अपने ऑफिस से घर आ रहा था। तभी पीछे से एक कार आती है और रजत को ठोकर मारकर चली जाती है। रजत का एक्सीडेंट काफी बुरी तरह से हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सरला अपनी सास कांता के साथ बैठकर घर में चाय पी रही होती है। तभी उसके फोन पर हॉस्पिटल से फोन आता है। आप रजत की फैमिली से बात कर रही हैं? जी हाँ, मैं रजत की वाइफ बोल रही हूँ। आप कौन? जी मैं सिटी हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है और उनकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है, इसलिए हो सके तो आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँच जाइए। ये सुनते ही सरला के हाथ से फोन नीचे गिर जाता है और वो रोते हुए अपनी सास कांता को सब कुछ बता देती है। जिसके बाद कांता और सरला दोनों ही सिटी हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर उन दोनों से कहता है, सरला जी अब आपके पति कोई काम नहीं कर सकते क्योंकि वो अब अपाहिज हो चुके हैं। ये सुनते ही मानो सरला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो वही हॉस्पिटल में नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। कांता अपनी बहू को संभालते हुए उसे कहती है, सरला बहू खुद को संभाल, भगवान ने तेरी किस्मत में यही लिखा था और होने को कौन टाल सकता है बेटा, जो होना था वो तो होगा ही ना। ऐसे ही अब कुछ दिन गुजर जाते हैं और कुछ दिन बाद कांता और सरला रजत को अपने घर ले जाती हैं और अब उनके घर में राशन पानी सब कुछ खत्म हो जाता है और घर का मालिक आकर सरला को हर बार पैसे के लिए बोलने लगता है। ये देख सरला अपनी सास से बोलती है, मम्मी जी जब से रजत जी अपाहिज हुए हैं तब से हमारे घर में तो दुखों का पहाड़ टूट गया है। हमारे घर में सारे पैसे खत्म हो गए, साथ ही अब हमारे घर के मालिक आकर हमें पैसे के लिए धमका कर जाता है। मम्मी जी हमें इस घर के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। अगर हमने इस घर का किराया नहीं दिया तो इस घर का मालिक हमें इस घर से बेदखल कर देगा और अगर ऐसा हुआ तो हम रजत जी को लेकर कहाँ जाएंगे? बहू तो बिल्कुल सही बोल रही है, अगर हमारे सर से ये छत चली गई तो हम कहाँ जाएंगे? इस समय तो कोई हमें पनाह भी नहीं देगा। माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं बाहर जाती हूँ काम ढूंढने के लिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम तो जरूर मिल जाएगा। बहू तू अकेले नहीं जाएगी, मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। तू इस घर को अकेले कैसे संभालेगी? मैं भी तेरे साथ हूँ और इस घर को संभालने के लिए मुझे भी बाहर काम करना पड़ेगा। दोनों सास बहू आपस में बातचीत करने के बाद बाहर काम की तलाश में निकल जाती हैं, जहां उन दोनों की नजर एक दिए बनाने वाले के ऊपर पड़ती है। ये देख सरला के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपनी सास से बोलती है, मम्मी जी उधर देखिए, वो बूढ़ा आदमी किस तरह से दिए बना रहा है। क्यों ना हम भी इसी तरह से दिए बना बना कर बेचे। हाँ बहू तो बिल्कुल सही बोल रही है, लेकिन क्या मम्मी जी? बहू हमें तो दिए बनाने आते ही नहीं और हम दिए बनाकर कैसे बेचेंगे? तो क्या हुआ मम्मी जी, अगर हमें दिए बनाने नहीं आते हम दिए बनाना सीख लेंगे। वैसे भी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती मम्मी जी। अगर ऐसी बात है बहू तो मैं कोशिश तब तक करूंगी जब तक इस कोशिश में हमें वो काम हासिल न हो जाए। इस तरह से कांता और सरला दोनों ही अब अपनी मिट्टी के दिए बनाने शुरू कर देती हैं और अगले ही दिन से वे दिए बेचना भी शुरू कर देती हैं। लेकिन मार्केट में चमक दमक के आगे वो मिट्टी के दिए बिक नहीं रहे थे। ये देख कांता अपनी बहू सरला से बोलती है, बहू हमारे दिए तो बहुत ज्यादा सादे हैं और जैसा तू देख रही है बाजार में बहुत ज्यादा चमक धमक है और इंसान मिट्टी के दियों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा, बल्कि चमक धमक पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो क्या हुआ मम्मी जी, अब हम भी चमकते दिए बनाएंगे? लेकिन वो कैसे बहू?
सरला अपनी सास का जवाब नहीं देती, बल्कि दिए पर कलाकारी करके दिखाती है। दिए पर वो पेंट करने लगती है, जिसके बाद रंगीन दिए बनाकर बेचने लगती है। इस तरह से रंगीन दिए बिकने लगते हैं। तो वहीं साधारण दिए के पास एक भी इंसान नहीं आता और ना ही उस साधारण दिए को कोई खरीदता है। लेकिन फिर भी सरला और कांता अपनी हिम्मत नहीं हारती और दिए को कंटिन्यू बेचती रहती हैं। ऐसे ही समय गुजरता है और दिवाली का दिन पास आ जाता है। सरला और कांता दोनों मार्केट में बैठकर दिए बेच रही होती है। तभी उनके पास एक बड़ा रिच पर्सन कार से उतर कर आता है और उनसे कहता है, ये सारे दिए कैसे दिए? ये रंगीन दिए 50 के 6 दिए हैं साहब। मैं ये रंगीन दियों की बात नहीं कर रहा, मैं ये साधारण दिए की बात कर रहा हूँ। साधारण दिए? लेकिन हमारे पास जितने भी कस्टमर आए हैं वो सभी रंगीन दिए लेकर जा रहे हैं, लेकिन आप ऐसे पहले ग्राहक हैं जो साधारण दिए मांग रहे हैं। मैं और लोगों की तरह नहीं हूँ। खैर 4 दर्जन साधारण दिए पैक कर दीजिए। और मुझे आप दोनों सास बहू को इस तरह दिए बेचता हुआ देख बहुत दुख हो रहा है। लेकिन क्यों साहब? वो इसलिए क्योंकि न जाने आजकल की जनरेशन को क्या हो गया है। वो अपने माँ बाप, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी रोड पर काम करने के लिए अकेला छोड़ देते हैं। नहीं नहीं साहब, मेरा रजत ऐसा नहीं है। मेरा रजत तो वो इंसान है जो अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकता है। तो फिर आप दोनों सास बहू इस तरह रोड पर दिए क्यों बेच रही हैं? हम हालात के मारे हैं साहब। सरला की बात का जवाब देते हुए कांता उस रिच पर्सन को अपनी आप बीती सुनाती है। ये सुनने के बाद उस रिच पर्सन को उन दोनों के ऊपर दया आ जाती है और वो उन दोनों से कहता है, मुझे नहीं पता था कि आप लोगों ने इतना कुछ सहा है, पर आपको देखकर मुझे अपनी माँ की याद आ रही है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मेरी फैक्ट्री में काम करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। इस तरह से दोनों सास बहू उस रिच व्यक्ति के पास काम करने लगती हैं और बहुत जल्द उनकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। फ्लैशबैक आउट। हाँ बहू चल, इस बूढ़े आदमी के दिए हम खरीद लेते हैं। इस तरह से सरला और कांता उस बूढ़े व्यक्ति से वो साधारण सारे दिए खरीद लेती हैं और घर जाकर अपने बेटे के साथ दिए जलाती हैं। उमा के 2 बेटे थे, नील और करण। उमा के दोनों बेटे अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लेते हैं। नील पूजा से शादी कर लेता है, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और उसी के साथ उसी के ऑफिस में काम किया करती थी। तो वहीं करण भी काजल नाम की एक पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर लेता है। जब दोनों भाई अपनी बीवी के साथ घर पहुंचते हैं तो उमा अपनी दोनों बहू को देखकर बोलती है, बेटा तुम दोनों ने शादी कर ली और अपनी माँ को बताया तक नहीं। माँ, हमें लगा अगर हम आपको बता देंगे तो आप हमसे नाराज हो जाएंगी, इसलिए हमने आपको कुछ नहीं बताया और अपनी मनपसंद की लड़कियों से शादी कर ली। अरे बेटा, तू मेरे लिए इतनी सुंदर सी बहू लेकर आया है तो मैं तेरे से नाराज क्यों रहूं? तेरी बीवी करण की बीवी की तरह काली थोड़ी ना है जो मैं इसे नापसंद करूं। माँ, इंसान काला हो या गोरा उससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो सिर्फ इंसान की चमड़ी है जो हमें एक दूसरे से अलग करती है। इंसान तो दिल से अमीर और साफ होना चाहिए। एक तो तूने इस काली सी लड़की से शादी कर ली मुझे बिना बताए, ऊपर से मुझे ही आंख दिखा रहा है। तुझे मेरी बिल्कुल भी परवाह है या नहीं? मेरे दिल को कितनी ठेस पहुंची है तुझे इसका अंदाजा भी नहीं है। और अगर तुझे शादी करनी ही थी ना तो नील की तरह किसी गोरी लड़की से शादी करता। ये सब देख काजल को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो करण को चुप रहने के लिए कहती है। जिसके बाद उमा पूजा का गृह प्रवेश करवाती है पर काजल को बाहर ही छोड़ देती है। जिसके बाद करण अपने हाथों से काजल का गृह प्रवेश करवाता है। अब कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और एक दिन अपने कमरे में बैठी बैठी उमा खुद से बोलती है, कहाँ मेरी एक बहू पढ़ी लिखी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ऊपर से इतनी गोरी, और कहाँ ये मेरी छोटी बहू इतनी काली है कि पूछो मत। इस काली कलूटी से पीछा कैसे छुड़वाऊं? अगर मेरा बेटा इस काली कलूटी से नफरत करने लग जाए तो मैं इसकी शादी दूसरी करवा दूंगी। उमा ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी उसकी बड़ी बहू उसके पास आती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी देखिए ना, जब से मैं शादी करके इस घर में आई हूँ तब से मैं सिर्फ 3-4 बार ही शॉपिंग कर पाई हूँ। आज मेरा बहुत मन कर रहा है शॉपिंग करने का, आप मेरे साथ चलिए ना। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं।
इस तरह से पूजा और उमा बाहर शॉपिंग करने के लिए चली जाती है। बेचारी काजल घर का सारा काम अकेले करती है। शाम को जब उमा और पूजा घर आती है तो काजल उन दोनों के लिए डिनर लगाती है। खाना खाते ही उमा अपना मुंह बनाती है और काजल के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है, हे भगवान, ये कोई खाना बना है? अरे तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है क्या? क्या हुआ माँ जी, खाना अच्छा नहीं बना है क्या? एक बार खुद खाना खा कर देख, तब तुझे पता चलेगा। तुझसे अच्छा तो 5 साल के बच्चे भी खाना बना लेते हैं। अगर तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ सिखाया होता ना, तो आज ससुराल में तुझे सास के मुंह से ऐसे ताने सुनने को नहीं मिलते। माँ जी, आप दोनों के लिए मैं फिर से खाना बना देती हूँ। नहीं काजल, मेरे लिए खाना मत बनाना। मैं बाहर से खाकर आई हूँ, मेरा पेट तो पहले से ही भरा हुआ है। वो तो तुमने खाना लाकर सामने रख दिया था, इसीलिए मुझे खाना पड़ा। अच्छा, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। रात का काम भी तुम ही कर लेना, मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है दीदी। इतना बोलकर पूजा वहाँ से चली जाती है। तो वहीं काजल एक बार फिर से अपनी सास के लिए खाना बनाती है और उन्हें खाने के लिए देती है। लेकिन उमा इस बार भी खाना नहीं खाती और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अपने साथ हो रहा ये भेदभाव देखकर काजल को बहुत बुरा लगता है और वो अपने कमरे में रोने लगती है। तभी वहाँ करण आ जाता है और काजल को रोता देख उससे बोलता है, क्या हुआ काजल, तुम रो क्यों रही हो? माँ ने फिर तुम्हें डांटा क्या? अरे नहीं, माँ जी तो अब मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। वो तो अब मुझ में और दीदी में कोई भेदभाव नहीं करती। वो तो बस आज मुझे अपनी माँ की याद आने लगी, बस इसीलिए थोड़ा सा रोना आ गया। अगर ऐसा है काजल, तो कल सुबह तुम अपने मायके चली जाना और कुछ दिन वहाँ रहकर आना, तुम्हें अच्छा लगेगा। अगर मैं मायके चली गई तो माँ जी का ख्याल कौन रखेगा? आपका खाना कौन बनाएगा? घर का काम कौन करेगा? अरे पूजा भाभी है ना, वो सब संभाल लेंगी। और वैसे भी अभी जब कुछ दिनों के लिए पूजा भाभी मायके गई थी, तब तुमने ही सारा घर संभाला था। और अगर अब तुम कुछ दिन के लिए मायके चली जाओगी तो पूजा भाभी घर संभाल लेंगी। करण काजल से बात कर ही रहा होता है कि तभी पूजा उनके कमरे के बाहर खड़ी होकर सारी बातें सुन लेती है और शोर मचाते हुए घर के सभी लोगों को जमा कर लेती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी, मैं इस घर की कोई नौकरानी नहीं हूँ जो सारा काम अकेले करूँ। आप तो जानती है ना, मुझे ऑफिस का भी काम करना होता है। अगर मैं पूरा दिन घर का काम करने लगी तो ऑफिस का काम कब करूँगी? अरे बहू, तुझे घर का काम करने के लिए किसने कहा? घर का सारा काम करने के लिए ये काली कलूटी कलमुही है ना। माँ जी, आपका छोटा बेटा करण ये चाहता है कि वो अपनी बीवी को मायके भेज दे और मैं नौकरानी की तरह इस घर का सारा काम करूँ। पूजा की बातें सुनकर उमा करण और उसकी बीवी पर गुस्सा करने लगती है, जिसके बाद काजल अपने मायके जाने से मना कर देती है। इसी तरह से उमा का अत्याचार काजल के ऊपर बढ़ने लगता है और वह अपनी गोरी बहू और काली बहू में भेदभाव और भी ज्यादा करने लगती है। ऐसे ही एक दिन पूजा अपने ऑफिस का काम लिए बैठी होती है और एक प्रोजेक्ट तैयार कर रही होती है, लेकिन काफी समय हो जाता है, वो प्रोजेक्ट नहीं तैयार कर पाती, जिस वजह से वो बहुत परेशान हो जाती है। उसको परेशान होता देख काजल उसके पास आती है और उसे उसका प्रोजेक्ट समझाती है। ये देख पूजा थोड़ी हैरान हो जाती है और काजल से बोलती है, मैं सुबह से परेशान हो रही हूँ पर ये काम मुझसे नहीं हो पाया। तुमने इतनी जल्दी इस काम को कैसे कर दिया? दीदी, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, आप नहीं जानते, पर मैं भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और आप जिस कंपनी में अभी काम कर रही हैं उस कंपनी को मैंने 2 साल पहले छोड़ दिया। मैं वहाँ की मैनेजर रह चुकी हूँ, परंतु जब मुझे करण जी मिले तब मैंने उस कंपनी को छोड़ दिया और मैंने सोच लिया था कि मैं करण जी के साथ एक घरेलू जीवन बिताऊंगी। ये सुन पूजा को अपनी गलती का एहसास होता है। वे काजल से नफरत करना बंद कर देती है, जिसके बाद पूजा अपनी जगह काजल को काम पर बैठा देती है और उसे अपना ऑफिस का काम दे देती है। पर तभी वह उमा काजल के ऊपर चिल्लाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर ही रही होती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है, जिस वजह से उसकी कमर में चोट लग जाती है और वे काजल को आवाज देती है, लगता है माँ जी को चोट लग गई, मैं पहले उन्हें देख कर आती हूँ। काजल, माँ जी को कुछ नहीं होगा, तुम पहले मेरा काम कर दो, अगर मेरा काम नहीं हुआ तो मेरी नौकरी चली जाएगी। इस तरह से पूजा अपना काम काजल से करवा लेती है, जिसके बाद उमा काजल के पास आकर उसे मारने लगती है। ये सब देख पूजा को अच्छा नहीं लगता और पूजा अपनी सास से कहती है,
माँ जी, अब आप काजल पर हाथ नहीं उठा सकती, क्योंकि काजल भी मेरी तरह पढ़ी लिखी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आपको लगता था कि काजल काली है और गंवार है, पर ऐसा नहीं है। आज काजल की वजह से मेरी नौकरी बच गई माँ जी। माँ जी, दिखने में मैं गोरी हूँ, पर काजल दिल से गोरी है। और आप गोरेपन का दिखावा करती हैं, पर आपका दिल काजल के रंग से भी ज्यादा काला है। अपनी बड़ी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अब उमा को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी दोनों बहू के बीच काले गोरे होने का भेदभाव खत्म कर देती है और दोनों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सुरभि अमीर घर की लड़की थी और उसकी शादी भी एक रईस खानदान में होती है। शादी के बाद सुरभि के पास किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। सुरभि अपने ससुराल में बहुत खुश थी, क्योंकि उसका ससुराल भी बहुत अमीर था। इस चीज का घमंड सुरभि को बहुत था। सुरभि के हिसाब से पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता था, इसलिए सुरभि गरीब लोगों से नफरत किया करती थी। ऐसे ही एक दिन सुरभि सोफे पर लेटकर आराम से अपना फोन चला रही होती है, तभी वहाँ उसकी नौकरानी काम करने आती है। अपनी नौकरानी को देख सुरभि को उसके ऊपर गुस्सा आने लगता है और वो अपनी नौकरानी से कहती है, तुम जैसे गरीब लोगों पर तो मुझे तरस आता है और कभी कभी तो हंसी। पर वो क्यों छोटी मालकिन? तुम लोगों की किस्मत पर। तुम गरीब लोगों के पास ना तो खाने के लिए खाना, ना पहनने के लिए ढंग के कपड़े होते। अगर हम अमीर ना होते तो तुम लोगों का तो न जाने क्या होता। मालकिन, आपका कहना सही है, पर मैं गरीब होकर भी बहुत खुश हूँ। आप अपनी किस्मत देखिए, आप तो अमीर होकर भी बिल्कुल खुश नहीं है। छोटे मालिक हमेशा आपसे नाराज रहते। आप इतने बड़े घर में अपनी सास के साथ अकेली रहती हैं। बड़ी मालकिन कितनी अच्छी है, पर फिर भी आपकी उनसे बिल्कुल नहीं बनती। और एक हम गरीब होकर भी एक साथ रहते हैं और सुख से रहते हैं। मालकिन, मेरी एक बात याद रखना, इंसान पैसों से सब कुछ खरीद सकता है, पर जिंदगी की शांति, संतुष्टि, खुशियाँ कभी नहीं खरीद सकता। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो पैसों से नहीं मिलती। मालकिन, अपनी नौकरानी की बातों को सुनकर सुरभि को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी नौकरानी पर चिल्लाती है, तुम 2 टके की नौकरानी अब मुझे ज्ञान दोगी? ये घर मेरा है, इस घर की मालकिन अब मैं हूँ। और तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे इस तरह से बातें करे? माफ करना छोटी मालकिन, छोटा मुंह बड़ी बात, पर सच को कोई ठुकरा नहीं सकता। अपना ये सच अपने पास रख और निकल जा मेरे घर से। कल से यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। कोई दूसरा घर ढूंढ लेना साफ सफाई के लिए। इस तरह से सुरभि अपनी नौकरानी को काम से निकाल देती है। जब ये बात सुरभि की सास अर्चना को पता चलती है तो एक बार फिर अर्चना और सुरभि के बीच बहसबाजी शुरू होने लगती है। सुरभि बहू, इतना घमंड करना भी अच्छी बात नहीं है। रही बात अमीर होने की, तो भगवान का खेल बहुत निराला होता है। अगर वो हमें रातों रात अमीर बना सकता है तो रातों रात हमें गरीब भी कर सकता है। पर माँ जी, नौकरों को भी अपनी औकात याद रखनी चाहिए। बस इसीलिए मैंने उस गरीब नौकरानी को उसकी औकात याद दिला दी। बहू, अगर तू इसी तरह से गरीबों को उनकी औकात दिखाती रही ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन कोई गरीब तुझे तेरी औकात दिखा दे। और एक बात, अगर तू इसी तरह से घर में से नौकरों को निकालती रहेगी ना, तो एक दिन तू घर की मालकिन होने के साथ साथ इस घर की नौकरानी भी बन जाएगी। सुरभि को अपनी सास के तीखे बोल जरा भी नहीं भाते और इसलिए वो अपनी सास से बात करनी ही बंद कर देती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, पर अर्चना सारी पुरानी बातों को भूलकर एक बार फिर सुरभि से बात शुरू कर देती है और उससे कहती है, बहू, तेरी और विवेक की शादी को काफी साल हो चुके हैं और अब मैं चाहती हूँ कि हमारे घर में हम तीनों के अलावा कोई चौथा मेहमान आए, नन्हा मुन्ना सा प्यारा सा, हमारे घर को खुशियों से भर दे। माँ जी, ऐसा नहीं है। मैं नहीं चाहती कि हमारी फैमिली भी हो, पर विवेक जी को अपने काम और पार्टी से फुर्सत ही कहाँ है। वो तो मेरे साथ कुछ देर आराम से बैठकर बात करना भी पसंद नहीं करते। कोई बात नहीं बहू, जब रात को विवेक घर आएगा तो मैं उससे इस बारे में बात करूंगी। अब अर्चना और सुरभि रात को विवेक का आने का इंतजार करते हैं और जब रात को विवेक घर आता है तो अर्चना विवेक से कहती है, बेटा, अब तू बड़ा हो चुका है और अब मैं चाहती हूँ कि तू बिजनेस के साथ साथ घर में बच्चों की भी जिम्मेदारियां संभाल। और मैं चाहती हूँ कि तू बहू को थोड़ा टाइम भी दे ताकि हमारे घर में कोई नन्हा मुन्ना सा मेहमान आ जाए।
अर्चना के समझाने पर विवेक समझ जाता है और सुरभि को टाइम देने लगता है। इसी तरह से कुछ साल और बीत जाते हैं, लेकिन शादी के 6 साल बाद भी सुरभि को औलाद नहीं होती। अब सुरभि काफी परेशान होने लगती है। अपनी बहू को परेशान देख एक दिन अर्चना सुरभि से कहती है, बहू तो इतनी परेशान क्यों होती है? क्या हुआ अगर तू माँ नहीं बन सकती तो? हम कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे। माँ जी, मैंने डॉक्टर से बात की थी, उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। कोई बात नहीं बहू, लगता है हमारी किस्मत में यही लिखा था। वैसे आज मैं अनाथ आश्रम गई थी गरीब बच्चों को दान देने के लिए। वहाँ मैंने एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची को देखा। उसे देखते ही मैंने सोचा कि अगर तू और विवेक उसे गोद ले ले तो उस बच्चे को एक माँ बाप का प्यार मिल जाएगा और तुझे औलाद का सुख मिल जाएगा। माँ जी, हमारे पास आखिर किस चीज की कमी है जो हम एक अनाथ बच्ची को गोद ले? मैंने डॉक्टर से बात की थी, उन्होंने मुझे एक तरीका बताया जिससे मैं इस घर को एक नया वारिस दे सकती हूँ। कौन सा तरीका बहू? सेरोगेसिस का। इसमें एक औरत मुझे अपना कोख किराए पे देगी और बदले में हम उसे मुंह मांगी रकम देंगे। माँ जी, उस दिन उस नौकरानी ने जो मुझे कहा था, आज मैं उसे बताऊंगी कि पैसे में कितनी पावर होती है। अब मैं पैसे के दम पर उसे माँ बनकर दिखाऊंगी और उसका भी मुंह बंद कर दूंगी। इतना बोलकर सुरभि वहाँ से चली जाती है। अब कुछ दिनों तक सुरभि एक औरत को ढूंढती है जो उसके बच्चे को अपनी कोख में रख सके। इतने पैसे होने के बाद भी, इतना खर्चा करने के बाद भी सुरभि को ऐसी कोई औरत नहीं मिलती जो अपनी कोख किराए पर दे सके। अब सुरभि की खुशियाँ उससे नाराज होने लगती है। विवेक उससे दूर होने लगता है। अपने हाथों से सब कुछ निकलता देख सुरभि का घमंड चूर हो जाता है और वो अपनी सी नौकरानी के घर जाती है और उससे बोलती है, आभा, तुमने उस दिन बिल्कुल सही कहा था, पैसे से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती। मेरी खुशियाँ मुझसे नाराज हो रही है, विवेक मुझसे दूर जा रहा है। अब माँ के ख्याल में भी विवेक की दूसरी शादी करने का ख्याल आता है। आज मेरे पास बहुत पैसा है पर कोई मेरा अपना नहीं। मालकिन, आप रोइए मत और मुझे बताइए क्या हुआ। अब क्या फायदा मेरे अमीर होने का जब मेरे पास औलाद का सुख ही नहीं, मेरे पास शांति ही नहीं है। आबा, मुझे माँ बनना है और इसके लिए मुझे एक कोख किराए पे चाहिए। सुरभि के आंसू देख नौकरानी से रहा नहीं जाता और वह सुरभि की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। छोटी मालकिन, आप रोइए मत, मैं करूंगी आपकी मदद। बदले में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आप मुझे कोई पैसे मत देना, बस दुआ देना कि मैं अपने पति के और बच्चों के साथ हमेशा इसी तरह खुश रहूं। आभा, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया, तुम्हें काम से निकाल दिया और फिर भी तुम मेरी मदद कर रहे हो। छोटी मालकिन, इंसान पैसों से नहीं बल्कि दिल से अमीर होता है। इस तरह से सुरभि की नौकरानी अपनी कोख में सुरभि के बच्चे को पालती है और कुछ ही महीनों में सुरभि को एक प्यारा सा बेटा होता है, जिसके बाद सुरभि के अंदर अमीर होने का घमंड भी खत्म हो जाता है और वह अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जीने लगती है। काशीपुर के एक छोटे से गांव में एक मोहिनी नाम की लड़की रहती थी। मोहिनी बहुत ही गरीब थी और वो लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपने घर चलाया करती। दूसरी तरफ मोहिनी के पिताजी कैंसर की बीमारी के शिकार थे, इसलिए घर की सारी जिम्मेवारी मोहिनी के सर पर थी। वहीं दूसरी तरफ मोहिनी का चचेरा भाई सोनू मोहिनी से बहुत जलता था। एक बार की बात है, जब मोहिनी काम पर जा रही थी, रास्ते में उसको सोनू मिल गया। अरे ओ फटीचर बाप की फटीचर औलाद, कहाँ जा रही है? कहीं नहीं, बस काम करने निकल रही हूँ। हाँ हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? कौन सा तुझे काम पर जाकर बैठना है? तुझे तो लोगों के घरों में झाड़ू पोछा ही लगाना होगा। हाँ सोनू, अब तुम जानते ही हो हम लोग कितने गरीब हैं और मुझे कोई और काम नहीं मिलता, इसलिए यही कर कर मुझे अपना घर को चलाना पड़ता है। इसके अलावा मेरे पास और कुछ करने के लिए है भी नहीं। हा हा हा, फटीचर फटीचर है, फटीचर ही रहेगी। ये कहकर वो चला जाता है। मोहिनी उसकी बातों को ज्यादा नहीं सोचती और चुपचाप अपने काम पर जाती है। शाम को काम करने के बाद मोहिनी की मालकिन उसको उसकी तनख्वाह देती है और मोहिनी अपनी तनख्वाह लेकर वापस घर आने लगती है। बेटी, तू कितनी मेहनत करती है, ऊपर से अभी इतनी छोटी है और फिर अब तुझे मेरे इलाज के लिए भी पैसे जोड़ने पड़ रहे हैं। तू मेरी चिंता मत कर, मेरी तो उम्र हो चुकी है, अगर कल को मुझे कुछ हो भी जाता है तो कोई बात नहीं,
तू अपने शौक पूरे कर और बचे हुए पैसों से अपनी जरूरत का सामान खरीद। मैं चाहता हूँ बेटी कि तू शादी कर ले, ताकि मरने से पहले मुझे तुम्हारी शादी का बोझ मेरे सर से उतर जाए। पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरे कोई शौक नहीं, मुझे तो सिर्फ आपकी सेवा करना बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ। और आप बार बार मरने की बात क्यों करते हो? जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आपको भी तो थोड़ी सी हिम्मत दिखानी चाहिए ना। और रही बात मेरी शादी की, तो मैं शादी तभी करूंगी जब आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अरे मोहिनी, देखते ही देखते तुम कितनी बड़ी हो गई हो, साथ ही साथ समझदार भी। तुम्हारी माँ बिल्कुल ऐसी ही थी जब मैं उससे पहली दफा मिला था। काश आज वो भी जिंदा होती तो तुम्हें देखकर बहुत खुश होती। कोई बात नहीं पिताजी, आप दवाई खा लो और सो जाओ। आपको तो पता ही है ना आपके लिए आराम करना कितना ज्यादा जरूरी है। मोहिनी रामदास को दवाई खिलाकर सुला देती है और खुद भी खाना खाकर सो जाती है। अगले ही दिन मोहिनी काम पर जा रही होती है। जब अपने मालकिन के घर वो काम कर रही होती है तो वहाँ पर एक विवेक नाम का लड़का आता है, जो मोहिनी को देखकर उस पर मोहित हो जाता है। अरे तुम कितनी सुंदर और मासूम लगती हो, तुम यहाँ झाड़ू पोछा क्यों लगा रही हो? साहब, मैं इस घर में काम करती हूँ। ओह अच्छा, मुझे नहीं पता था। वैसे तुम मेरी दोस्त बनोगी? तो मोहिनी दोस्त के लिए तैयार हो जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे मोहिनी और विवेक बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। लेकिन ये कोई सच्चा प्यार नहीं होता। विवेक बस किसी तरह मोहिनी को अपने जाल में फंसा लेता है। ऐसे ही एक दिन दोनों प्यार में अपनी हदें पार कर देते हैं और उसका मोहिनी से मन भर जाता है। और एक दिन बाद, अरे तुम क्या समझती हो अपने आप को? मैं कोई तुमसे प्यार व्यार नहीं करता, मैं तो बस अपना मतलब पूरा कर रहा था। और हाँ, तुम्हें क्या लग रहा है तुम जैसी नौकरानी से मैं प्यार करूंगा? शक्ल देखी है तुमने अपनी? जाओ यहाँ से, 2 कौड़ी की, मुंह उठाकर यहाँ से बाहर निकल जा और वापस मत आना कभी। बेचारी मोहिनी रोते रोते उस घर से निकल जाती है और पछतावा करते हुए सड़क पर रोते हुए चलने लगती है। आखिर मुझसे क्या गलती हो गई? मेरे प्यार में कहाँ कमी रह गई? जो विवेक ने मुझे छोड़ दिया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं विवेक के बिना नहीं जी सकती, मुझे उसकी आदत हो गई है। अगर उसने मुझे इस तरह से छोड़ा तो मैं कहीं जाकर अपनी जान दे दूंगी। मोहिनी चलते चलते नदी किनारे पहुंच जाती है और जैसे ही वो नदी में कूदने वाली होती है, वहाँ पर एक जादुई लाल परी आती है और उससे पूछती है, अरे रुको, क्या हुआ तुम्हें? क्यों तुम इतनी बुरी तरह से रो रही हो? किसने तुम्हारा दिल दुखाया? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ऐसे जान देने से कुछ नहीं होता। मोहिनी रोते रोते अपनी पूरी कहानी परी को बताती है और उसके बाद उसने मुझे अपने घर से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया। ऊपर से मेरे पिताजी को कैंसर है। अब मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी? मैं तो उनकी बीमारियों को दूर करने के लिए पैसे जोड़ रही थी, लेकिन अगर अब उन्हें ये सब पता लगेगा कि उनकी बेटी ने ऐसा कुछ किया है तो उन्हें कितनी शर्मिंदगी महसूस होगी। इसीलिए मैं उनके पास नहीं जाना चाहती। तभी लाल परी उसे एक जादुई आम देती है और उससे कहती है, ये लो मोहिनी, जादुई आम। ये कोई मामूली आम नहीं है। अगर ये आम विवेक ने खा लिया तो उसके मन में सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार आ जाएगा और फिर तुम उसे हासिल कर लोगी। लेकिन याद रखना, उसे ये पता नहीं लगना चाहिए कि ये एक जादुई आम है, वरना इस आम का कोई असर नहीं होगा। तुम्हें चुपके से उसको ये आम खिलाना होगा। और हाँ, इस आम की गुठली से तुम एक इच्छा मांग सकती हो, जो भी तुम मांगना चाहती हो। मोहिनी लाल परी की बात सुनकर बड़ी खुश हो जाती है और वापस विवेक के घर जाकर चुपके से रसोई में आम रख देती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद विवेक वहाँ आता है और इतना रसीला आम देखकर उसका मन आम खाने को करता है। जैसे ही वो आम खाता है, उसे अपनी गलती पर पछतावा होने लगता है। वो तुरंत भागता हुआ मोहिनी के पास जाता है, उससे माफी मांगता है और उसे अपने साथ वापस लेकर जाता है। मोहिनी उसके साथ वापस घर जाकर उस आम की गुठली से अपने पिताजी की कैंसर की बीमारी को ठीक करने की इच्छा मांगती है। उसके पिता एकदम पहले की तरह ठीक हो जाते हैं। अब वो खुशी खुशी अपने पिता और विवेक के साथ रहने लगती है। चुड़ैल की बारिश। एक बार की बात है, भोला नाम का एक व्यक्ति गांव के सरपंच के पास जाता है और उससे बोलता है, सरपंच जी, अब आपको ही कुछ करना होगा। अपने गांव में अब तक बारिश नहीं हुई है। अगर इसी तरह से रहा तो हमारे खेत सूख जाएंगे, गांव में सूखा आ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा, सभी लोग पानी की एक बूंद के लिए तरसने लगेंगे। मैं जानता हूँ भोला, और इसलिए मैंने अपने पंचों से बात की है और कल के कल ही हम लोग सरकार से बात करने के लिए गांव से बाहर जाएंगे।
तुम देखना, बहुत जल्द हमारे गांव में भी सरकारी मोटर लगेंगे, जिससे हम लोगों को पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है सरपंच जी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। भोला इतना बोलकर वहां से जाने लगता है। तभी अचानक से धूप गायब हो जाती है और आसमान में बादल घिर जाते हैं। अब तेज हवाएं चलने लगती हैं और बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिरने लगती हैं। बारिश होता देख भोला बहुत खुश होता है और बोलता है, अरे, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। अब तो बहुत जल्द बारिश होगी और हम सभी गांव वालों के खेत फिर से हरे भरे हो जाएंगे। साथ ही जो नदी तालाब सूख गए थे, इस बारिश के होने के बाद वो भी भर जाएंगे। इस तरह से भोला खुशी खुशी अपने घर जाता है। परंतु घर जाने से पहले ही वर्षा तेज हो जाती है और वो एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। पर फिर भी वो खुद को बारिश से नहीं बचा पाता, जिसके बाद वो बारिश से बचने के लिए एक जगह ढूंढने लगता है और तभी उसे एक घर नजर आता है। अब वहाँ सहायता मांगने के लिए वो जाता है और उस घर की औरतों से बोलता है, बहन, बाहर बहुत बारिश हो रही है। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं कुछ देर तुम्हारे घर में बैठ सकता हूँ? अरे ओ भैया, तुमने पी रखी है या मजाक कर रहे हो? अगर मजाक कर रहे हो तो मैं तुम्हें ही नजर आई मजाक करने के लिए। बाहर इतनी कड़ाके की धूप निकली हुई है और तुम कह रहे हो कि बारिश हो रही है। अरे मैं कोई अंधी नहीं हूँ। उस औरत के ये बोलने पर भोला बाहर की ओर देखता है और वो देखता है कि बारिश की जगह तेज धूप निकली हुई है। अब वो ये देखकर हैरान हो जाता है। उस औरत से वो माफी मांगता है और वहाँ से जाने लगता है और एक बार फिर तेज बारिश होने लगती है। ये देखकर भोला को कुछ समझ नहीं आता और वो डरने लगता है, जिसके बाद से उसे एक चुड़ैल के हंसने की आवाज आती है, जिसके बाद वो एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। तभी वो चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और उससे बोलती है, क्यों रे भोला, तू मेरी बारिश से छुप रहा है? देख, आ गई मैं। मैंने कहा था ना तुझसे और उस सरपंच से कि मैं अपनी और अपने प्रेमी के मौत का बदला लेने के लिए इस गांव में जरूर आऊंगी, और जब मैं इस गांव में आऊंगी तभी बारिश भी होगी। उससे पहले तुम्हें बारिश की एक बूंद नहीं मिलेगी, और जब तुम्हें बारिश की बूंदें मिलेंगी तो तुम्हारी जान तुम्हारे पास नहीं रहेगी। तुम मीना हो, पर तुम तो मर चुकी थी, और मरने के बाद भला तुम यहाँ कैसे आ सकती हो? हाँ भोला, तूने सही कहा। मैं मर चुकी हूँ, पर मेरी आत्मा नहीं मरी। अब मैं चुड़ैल बन चुकी हूँ। अब मेरे पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। अब तुझे मरना ही होगा। इतना बोलकर चुड़ैल बहुत तेज बारिश करती है और आसमान से कुछ बिजलियां टूटकर भोला के ऊपर गिर जाती हैं, जिससे भोला की वहीं पर मौत हो जाती है। अगले दिन जब गांव वाले भोला की लाश देखते हैं वो सभी हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद वही औरत गांव वालों से बोलती है, अरे ये तो वही आदमी है जो कल बहकी बहकी बातें कर रहा था। बहकी बहकी बातें कर रहा था? तुम क्या कहना चाहती हो? इसका गीला बदन और उसके ऊपर गिरी हुई बिजली देखकर तो अब मुझे भी लगता है कि वो बहकी बातें नहीं कर रहा था, बल्कि सच कह रहा था। सरपंच जी, कल ये मेरे घर आया था मुझसे मदद मांगने। बोल रहा था बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, मुझे कुछ देर अपने घर में रहने दो। जब बारिश रुक जाएगी तो मैं चला जाऊंगा वापस। बारिश? पर अपने गांव में तो कितने महीनों से बारिश हुई ही नहीं। उस औरत की ये बात सुनकर सरपंच समेत सभी गांव वाले सोच में पड़ जाते हैं और वो सभी वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद सरपंच भोला की मौत और उस औरत की बात को याद करता है। तभी वो देखता है कि उसके घर के बाहर का मौसम कुछ बदला हुआ है। मौसम को देखकर मालूम पड़ रहा था जैसे कि भारी वर्षा होने वाली है। जिसके बाद सरपंच अपनी पत्नी से बोलता है, रामा, लगता है आज बहुत तेज की बारिश होने वाली है। बादलों ने आसमान को घेर लिया है। अगर तुमने छत पर कोई कपड़े रखे हैं तो उन्हें उतार लो। अरे सरपंच जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? बाहर का मौसम तो बिल्कुल साफ है और बारिश हो ही कहाँ रही है। पता नहीं भगवान को हमसे कौन सी नाराजगी हो गई है जो हमारे गांव में बारिश की एक बूंद ही नहीं गिर रही। क्या बाहर का मौसम साफ है? पर मुझे तो। इतना बोलकर सरपंच चुप हो जाता है और उसे एक लड़की की बात याद आती है जो रोते हुए सरपंच और कुछ गांव वालों से बोल रही होती है।
इस बारिश का फायदा उठाकर तुमने मेरे प्रेम को मारा है, उस नदी में फेंका है। इसीलिए मैं तुम सबसे अपने प्रेम की मौत का बदला लेने के लिए आऊंगी। और जब मैं आऊंगी तब इस बारिश को साथ लेकर आऊंगी, जो मेरी साक्षी बनेगी। और मैं तुम सभी गांव वालों को श्राप देती हूँ कि अब कभी भी इस गांव में बारिश नहीं होगी जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता। इतना बोलकर वो लड़की भी उस नदी के अंदर कूदकर अपनी जान दे देती है। उस लड़की की इस बात को सोचते ही सरपंच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो अपने कमरे में जाकर सो जाता है। कुछ देर बाद उसे तेज बारिश होने की आवाज आती है। बारिश की आवाज सुनकर उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो देखता है कि उसके घर के अंदर बारिश हो रही है। जिसके बाद वो भागता हुआ घर से बाहर जाता है और बाहर का साफ मौसम देखकर लंबी सांस लेते हुए खुद से बोलता है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि यहाँ पर बारिश नहीं हो रही। इसका मतलब अब मैं सुरक्षित हूँ। ये सोचकर सरपंच लंबी लंबी सांसें ले ही रहा होता है कि तभी तेज बारिश होने लगती है। बारिश होने के साथ उसे एक चुड़ैल के हंसने की आवाज भी आती है और चुड़ैल के हंसने की आवाज सुनकर सरपंच वहां से भागने लगता है कि तभी वो चुड़ैल सरपंच के सामने आ जाती है और उसका गला पकड़कर उससे बोलती है, कहाँ भाग रहा है सरपंच? तुझे मारने के लिए तो मैं वापस आई हूँ और अपने साथ इस बारिश को भी लाई हूँ, जो मेरी साक्षी है, मेरे प्यार की गवाह है कि उस दिन बारिश वाली रात को तूने मेरे प्रेम को मारा था। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं तुझे जाने दूं, जिसने मेरे प्रेम को मारा? मेरे प्रेम की गलती ही क्या थी? यही ना कि वो मुझसे बहुत प्यार करता था और मैं उससे, पर तूने मेरे प्रेम को इसलिए मारा क्योंकि मैंने तेरे उस शराबी बेटे से शादी करने के लिए मना कर दिया और तेरे अत्याचार से बचने के लिए मैं और मेरे प्रेम ऐसे बारिश में भाग रहे थे, पर तूने अपने साथियों के साथ हमें घेर लिया और बड़ी ही बेरहमी के साथ मेरे प्रेम को मारकर नदी में फेंक दिया। तेरी वजह से मेरे प्रेम की मौत हुई और उसके बाद मैंने खुदकुशी कर ली। मुझे सब याद है, पर फिर भी मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। गलती की है तो उसकी सजा भी भुगत। इतना बोलकर चुड़ैल उसे हवा में फेंक देती है और उसके ऊपर भी बिजली गिरा देती है, जिससे सरपंच की भी मौत हो जाती है। और इस तरह से चुड़ैल अपने हर गुनहगारों को इसी तरह से मार देती है और अपनी मौत का बदला ले लेती है। बदला पूरा होने के बाद वो उस गांव से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है, जिसके बाद उस गांव की खुशियां एक बार फिर से वापस आ जाती हैं और फिर से गांव में वर्षा होने लगती है।